गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण। मई तक हम लोग देख चुके हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। आज हम देखेंगे दर्पण जून 2025 का राष्ट्रीय सेक्शन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज है पहलगाम हमले को लेकर के। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था। पहलगाम के बैसरन घाटी है, तो ये याद रखेंगे, घाटी हो सकता है पूछा जाए आपसे। तो बैसरन घाटी में हमला हुआ था। कब? 22 अप्रैल को। आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया, जिसमें 26 जो हमारे पर्यटक थे, भारतीय पर्यटक, कुछ विदेशी भी थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जघन्य रूप से। एक विभत्स घटना थी। इसके परिणाम स्वरूप भारत ने क्या किया? इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कहाँ पर थे? सऊदी अरब की यात्रा पर थे। तो आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो सऊदी अरब यात्रा पर थे, ये तुरंत वापस आ गए देश। दूसरी बात, इस समय अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट को बोलते हैं उपराष्ट्रपति। इनका नाम है जेडी वांस। जेडी वांस, इनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं। ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे। इस दौरान ये घटना घटी। अगर हम मैप पर देखते हैं, ये है डिवीजन लाइन एलओसी का। एक मिनट। तो ये लगभग लोकेशन यहाँ पर थी, ठीक है, भारत की तरफ। ये शायद ऐसा है लोकेशन, समथिंग है। ये है पहलगाम। आपको एक पता होना चाहिए कि लोकेशन क्या है। ये हमने एलओसी बना दी है। एलओसी क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के बीच में। इधर का पोर्शन आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया, ये वाला पोर्शन। यहाँ पर आतंकवादियों ने बैसरन घाटी में हमला किया, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। अब भारत की प्रतिक्रिया की क्या थी, ये हमें जानना है। भारत ने क्या रिएक्शन दिया? एक्शन तो इन लोगों ने कर दिया था। तो भारत का रिएक्शन बहुत ही मजबूत तरीके से दिया गया। सबसे पहले हमने इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर दिया गया। सिंधु नदी समझौता कब का है? ये 1960। ये स्थगित कर दिया गया। एक। दूसरा, अटारी वाघा चेकपोस्ट बंद। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है अटारी वाघा चेकपोस्ट कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यहीं से होकर लोग जाते हैं पाकिस्तान। ये कहाँ पर बंद है? ये बंद कर दीजिए। ये बंद हो गई। सार्क वीज़ा कैंसिल कर दिए गए। किसको दिया गया था? ये पाकिस्तानियों को जो दिए थे वो कैंसिल हो गए। तो किसी का वीज़ा कैंसिल हो गया तो उसे अब भारत छोड़कर तुरंत जाना पड़ेगा। 24 घंटे का समय दिया गया। इसके बाद भारत ने वहाँ से आने वाले जो जहाज़ हैं पाकिस्तान से, उनको रोक दिया आने से। पाकिस्तानी जहाज़, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ट्रेड भी रोक दिया गया, व्यापार। और सबसे महत्वपूर्ण, इसके विरोध में भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर।
ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे पर्यटक गए थे वहाँ पर उनके परिवार, उनके बच्चों के सामने गोली मारी गई। उसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत पाकिस्तान में प्लस पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, दोनों ही जगहों पर भारत ने हमले किए। और हमले ही नहीं किए, 9 लोकेशंस पर लगभग हमले किए गए थे। और ये वो लोकेशन थी जो लश्कर ए तैयबा, LET, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, ये टेरर संगठन हैं तीनों, जो पाकिस्तान में हैं। टेरर मतलब आतंकी संगठन है। टेरर मतलब आतंक होता है, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकी संगठन है। इनके हेडक्वार्टर पर हमला किया भारत ने, जो इनके मुख्यालय थे उस पर हमला किया, और ये लोग बुरी तरह से, इनका नुकसान हुआ और काफ़ी लोग मारे भी गए इन आतंकवादियों के। ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पर क्या होता है, ये भर्ती करते हैं लोगों की, आतंकियों की भर्ती करते हैं। यहाँ पर ये प्रशिक्षण करवाते हैं, इनका ट्रेनिंग करते हैं, ब्रेन वॉश जो भी होता है वो सब यहीं पर होता है। और यहाँ से ट्रेंड होकर भारत में हमला करते हैं लोग। तो हमने उनके हार्ट पर ही वार कर दिया, जहाँ से आतंकी जन्म ले रहे थे। तो इन आतंकवादी संगठनों के जो ठिकाने थे, आतंकी ठिकाने, आतंकी संरचना थी, उन पर हमला किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। यहाँ पर खास बात क्या है हमारे लिए, हमने उनके सिविलियंस को, नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया। ये एकदम बात याद रखनी है हमें। दूसरी बात, उनकी जो मिलिट्री अवसंरचना थी उस पर भी हमने टारगेट नहीं किया। मिलिट्री अवसंरचना का मतलब उनके जो बेस कैंप हैं, आर्मी है, बख्तरबंद है, रडार हैं, उस पर हमने टारगेट नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन जब पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया है उसके बाद हमने टारगेट किया है। जब पाकिस्तान ने हमारे एयरबेस को निशाना बनाया तब हमने रिएक्ट किया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो भारत का स्टांस एकदम क्लियर था। ठीक, अब हम यहाँ इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी जल समझौता हिंदी में, कब हुई थी? तो आपको बताना है 1960 में। किसके बीच हुई? एक पार्टी भारत था, दूसरा पाकिस्तान। भारत की तरफ से नेहरू जी ने हस्ताक्षर किए थे, तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे। ठीक, यहाँ आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बीच मीडिएटर कौन था, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मीडिएटर कौन था? तो मीडिएटर था विश्व बैंक, इसने करवाई थी। संधि में हुआ क्या? संधि में क्या था? संधि में सिंधु नदी तंत्र के जल का बंटवारा किया गया। सिंधु नदी तंत्र के जल का बंटवारा किया गया। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो 3 नदियों का जल भारत को दिया गया, 3 नदियों का जल पाकिस्तान को।
आपको मैप याद ही होगा, अगर मैं बना देता हूँ। ये भारत का मैप, ये है भारत का नक्शा। यहाँ से निकलती है नदी और ये आपका अरब सागर जहाँ पर गिरती है। ठीक है, सिंधु नदी की बात हम कर रहे हैं। यहीं से एक नदी निकलती है और सतलुज। ये तो ये है पाकिस्तान इस तरफ, भारत है इस तरफ। ठीक, तो नदियों को बांटा गया पूरब और पश्चिम में। किसमें बांटा गया? पूर्वी नदियाँ और पश्चिमी नदियाँ। जो नदियाँ पूरब में हैं, 3 नदियाँ पूरब में दी गई और 3 है पश्चिम में। पूर्वी नदियाँ जो 3 हैं ये दी गई भारत को, इसका जल भारत प्रयोग करेगा। पश्चिम की जो 3 नदियाँ थी ये दी गई पाकिस्तान को, इनका जल पाकिस्तान प्रयोग करेगा। तो पश्चिम की 3 नदियाँ कौन सी हैं? पहली है सिंधु नदी, दूसरी है आपकी झेलम, तीसरी है चिनाब। इन 3 नदियों का जल प्रयोग करने का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया और 3 नदियां भारत को मिली, जिसमें सतलुज, रावी और व्यास। इन 3 नदियों का जल भारत प्रयोग कर सकता है पूरी तरह से। पूरी तरह से मतलब हम यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र भी बना सकते हैं। जल विद्युत संयंत्र बनाएं, हम यहाँ से नहरें निकालें, नहरों से सिंचाई करें, हम यहाँ पर बांध बना सकते हैं। तो जो चाहे हम सब कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इतना तो दिया गया पाकिस्तान को, लेकिन इन नदियों में कुछ हिस्सा भारत को दिया गया। जैसे क्योंकि हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर से ये नदियाँ निकलती हैं, तो इसमें भारत को कुछ अधिकार दिए गए। जैसे कृषि के लिए जल प्रयोग कर सकता है भारत, इसमें जल बांटा गया कि इतने क्यूसेक इनको, उतना उनको। फिलहाल कृषि के लिए जल प्रयोग की अनुमति भारत को है, जितना चाहे ले सकता है। दूसरा, ऐसे उपभोग कर सकता है जो खत्म ना करते, नॉन कंजम्पटिव यूज, गैर उपभोग योग्य जो कृत्य हैं वो उसमें इसका उपयोग कर सकता है, जहाँ पर पानी उपभोग ना किया जाए। ठीक, तो इसी में गैर उपभोग योग्य जो दिया गया, तो इसमें है भारत को ये अनुमति मिली कि यहाँ पर भारत क्या बना सकता है? हाइड्रो पावर प्लांट, जल विद्युत संयंत्र बना सकता है। लेकिन ये कौन से होंगे? रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट होंगे। आपको ये याद रखना है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति भारत को है यहाँ पर, इन तीनों ही नदियों पर। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट क्या होते हैं? रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जैसे नदी है, इसमें जल बह रहा है, तो इस बहते हुए जल में ही आप टरबाइन लगा लीजिए। ठीक है, और टरबाइन घुमा के आप विद्युत बना सकते हैं। मतलब ये छोटा मोटा बांध आप बना सकते हैं, बड़ा बांध का निर्माण नहीं करेंगे। बड़ा बांध नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए विद्युत
जो जल विद्युत होती है वो बनती कैसे है? पानी बह रहा होता है तो उसका पानी को रोका जाता है, तो रोका गया तो झील बन गई। अब जब बड़ी मात्रा में जल इकट्ठा हो जाता है फिर उसको प्रेशर से छोड़ा जाता है, उसके मार्ग में टरबाइन लगा होता है, और जब वो प्रेशर से उस पर जल गिरता है टरबाइन पर तो टरबाइन घूमता है, टरबाइन से जनरेटर घूमेगा, जनरेटर से विद्युत बनेगी। ये है प्रोसेस। तो बड़ा बांध नहीं बना सकते, छोटा सा बांध बना सकते हैं, छोटा बांध बना सकते हैं, और ज़रूरत वैसे ना हो तो आप नहीं बनाएंगे बांध। ठीक, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट क्या होते हैं ये कर सकते हैं। इसी के तहत भारत ने कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं चिनाब नदी पर, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। चिनाब नदी पर है सलाल परियोजना, सलाल। चिनाब नदी पर है आपकी बगलिहार। चिनाब नदी पर ही परियोजना है दुलहस्ती, जो आपको याद रखनी है। ठीक, झेलम नदी पर हमने एक बनाई है परियोजना जिसका नाम है किशन गंगा। झेलम की सहायक है, उस पर बनाई गई है, लेकिन किशन गंगा झेलम पर ही है, ऐसा मान लीजिए। सिंधु नदी पर एक निम्मो करके परियोजना है, निम्मो जुम्मो करके है नाम, आप निम्मो याद रखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ये हो गया आपका पहला मुद्दा जम्मू कश्मीर का, जो पहलगांव वाला मुद्दा था। नेक्स्ट टॉपिक है वक्फ एक्ट को लेकर के। वक्फ कानून 1995 में संशोधन किया गया है। ये बहुत ही टिपिकल मुद्दा है, डिफ़िकल्ट मुद्दा है, तो समझते हैं। पहले हम समझेंगे वक्फ क्या होता है, तभी हम कानून थोड़ा सा समझ पाएंगे। वक्फ का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति चल हो या अचल हो, हिंदी में, इंग्लिश में मूवेबल या इमूवेबल। चल संपत्ति इसको ले जा सकते हैं, जैसे कार है आपकी, टैबलेट है, टैबलेट मतलब पीसी। अचल में आपकी जैसे ज़मीन है, आपका घर कोई बना हुआ है, बिल्डिंग कोई भी है। ठीक, तो ये हो गई वक्फ, और ये जो संपत्ति हुई वक्फ संपत्ति हो गई। वक्फ बनता कैसे है? मान लीजिए ये मिस्टर हैं, मिस्टर वाई, ठीक, इनके पास है संपत्ति 100 बीघा संपत्ति है इनके पास, 50 घर हैं जिनको किराए पे दे रखा है। इन्होंने कहा ऐसा है, हम ये संपत्ति दान दे देंगे। क्या करेंगे? दान। क्यों? क्योंकि हमारा मन है, इनका मन है कि ये संपत्ति जब हम दान कर दें तो ये धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल की जाए। कौन से कार्य? धार्मिक कार्यों में या चैरिटेबल कार्यों में। धार्मिक कार्य चैरिटेबल में अंतर क्या? धार्मिक कार्य जैसे कि आपको यहाँ पर जो वक्फ का रेफरेंस चल रहा है मुस्लिम धर्म के या मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में है, तो यहाँ धार्मिक का मतलब आपका मस्जिद निर्माण है, आपका मस्जिद है, ग्रेवयार्ड है, कब्र है, या दरगाह है, इनका जो है काम किया जाएगा। चैरिटेबल में क्या है? जैसे शिक्षण संस्थाओं इन्होंने खोल रखी हैं, ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था करवा दी, मेडिकल फैसिलिटी है, ये सब चीज़ें आपके चैरिटेबल में। तो इनका मन था कि हम ये बीघा दान करेंगे और जिसको दान करेंगे वो ये धार्मिक कार्य करवाएगा। ठीक, अब इन्होंने ये दान कर दी संपत्ति। जब इन्होंने दान कर दी मिस्टर वाई ने, तो ये हो गए, इनको कहा जाएगा वाकिफ। जो व्यक्ति संपत्ति दान करता है, वक्फ को दान करता है, वक्फ इज असेट, संपत्ति, वाकिफ कहलाता है। और अब ये चाहे तो किसको करेगा?
तो एक व्यक्ति तो चाहिए इसको मैनेज करने के लिए, तो जो मैनेज करेगा उसको बोलते हैं मुतवल्ली। ये होगा केयर टेकर। इस संपत्ति को केयर टेकर होगा ये। ठीक, क्या होगा? इस संपत्ति की देखभाल करेगा। देखभाल में क्या है? इसका मेंटेनेंस है। मान लीजिए कि घर है, उसको किराए पे दे रखा है इसने, तो मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा उसका। वहाँ से राजस्व वसूलना इसका काम हो जाएगा। 100 बीघे ज़मीन दे दी किसी को रेंट पे, तो राजस्व लाना है। घर दे दिया तो उससे रेंट मिल रहा है, तो राजस्व कलेक्ट करेगा। ठीक है, उसकी अकाउंटिंग रखेगा, कितना पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्च किया गया। ठीक है, ये सब ये रखेगा। कौन? मुतवल्ली, जो केयर टेकर है। तो ये धार्मिक कार्य करवाएगा। जब पैसा आ गया, तब जो राजस्व लाया, अकाउंट मेंटेन किया, तो ये धार्मिक काम करवाएगा, जो कि उनका मिस्टर वाई का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, अब दो बातें यहाँ याद रखनी है। आपने पूरा प्रोसेस समझ लिया क्या है। तो ये जो मुतवल्ली है, इस वक्फ संपत्ति का केयर टेकर है। कौन सी संपत्ति? जो उन्होंने दान दी है, उसको बोला वक्फ संपत्ति है। वक्फ की संपत्ति हो गई, ये उसका केयर टेकर है। उसका नाम, पद नाम है मुतवल्ली। वाकिफ, मुतवल्ली के बारे में खास बात है, ये संपत्ति को सिर्फ मैनेज करेगा, जेनेटिकली नहीं। संपत्ति का इनहेरिटेंस नहीं होगा, संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होगा कि किसी को बेच दें, नहीं हो सकता। ना तो बच्चों को मिलेगी, ऐसा नहीं पता लगता है हम मैनेज कर रहे हैं, केयर टेकर हैं, फिर पता लगता है अपने बच्चों को उसमें मिल गया। बपोती इसको बोलते, क्या बोलते? एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी होती है, वंशानुगत, तो बच्चों को नहीं मिलेगी। ये ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि केयर टेकर है केवल। संपत्ति का हस्तांतरण संभव नहीं, सिर्फ मैनेज करेगा। और डिफ़ॉल्ट अगर करता है मुतवल्ली, तो इसको डिसमिस भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हटाया भी जा सकता है। वाकिफ, इसके लिए क्या नियम है? इसने एक बार दान कर दी, तो वापस नहीं हो सकती अब, कि दान दिए थे अब वापस लेंगे, ये कदापि संभव नहीं। इसमें इन्होंने एक नियम है, एक बार वक्फ को दिया गया, एक बार कोई संपत्ति वक्फ की हो गई, तो वो हमेशा रहेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब दान दिया जाता है मिस्टर वाई के द्वारा, जो भी दिया गया, उसमें होता क्या है कि एक दान एक गॉड के नाम पर देते हैं, भगवान के नाम पर, और वह संपत्ति हो जाती है भगवान की। जो भी इनके भगवान है, अल्लाह, उनकी संपत्ति हो जाती है, तो उनसे कोई वापस तो नहीं ले सकता। तो जो संपत्ति एक बार वक्फ की हो गई, वो हमेशा वक्फ की रहेगी। ये वाकिफ पर नियम लागू है। मुतवल्ली पर है कि वो अपनी संपत्ति जो है वो हस्तांतरित नहीं होगी। ठीक, ये हो। और जो मुतवल्ली है, ये अपॉइंट करेगा कौन? वाकिफ ही नियुक्त कर देगा। अगर वाकिफ नियुक्त नहीं करता है, तो हर स्टेट में बोर्ड बने हुए हैं, जिनको बोलते हैं वक्फ बोर्ड। यह मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ, एक्ट में क्या बदलाव हुए हैं उनकी चर्चा मैं अभी करूँगा। ठीक है, ये वक्फ बोर्ड क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है आरबीआई, टेलीकॉम सेक्टर का है ट्राई, बाकी और भी हैं, सेबी है सिक्योरिटी सेक्टर का। तो वहाँ वक्फ संपत्ति को रेगुलेट करता है वक्फ बोर्ड। हर राज्य में बोर्ड होते हैं, सिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड करके, जैसा भी नाम हो। ठीक, तो ये भी नियुक्त कर देगा। अगर वो नहीं नियुक्त कर रहा है, वाकिफ जिस व्यक्ति ने दान दिया है, तो ये नियुक्त कर देगा। और ये गड़बड़ करता है मुतवल्ली, तो वो उसको डिसमिस कर सकता है और दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड इनका सुपरविजन करता है कि कोई गड़बड़ ना करने पाए। ठीक, लेकिन अगर आपका कोई विवाद हुआ, मान लीजिए संपत्ति किसी ने दान दे दी, किसी और की संपत्ति दे दी, मान लीजिए कि ये ज़मीन है, ये डिस्प्यूटेड थी ए और बी में। बी ने कहा हमको भी नहीं मिल रही, ऐसा करते हैं वक्फ को दान दे देते हैं,
इसने वक्फ को दे दिया, बी की पूरी दान दे दी। अब ए को दिक्कत होगी तो ए कहाँ जाएगा, ए अपना केस करेगा यहाँ ट्रिब्यूनल में, जिसका नाम है वक्फ ट्रिब्यूनल। नॉर्मल कोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके ऊपर हाई कोर्ट, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। सामान्य केस में ये लागू होता है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे किसी भी केस को लेकर के, ज़मीन का मामला है, कुछ भी मामला है, यहाँ पर आप ट्रिब्यूनल जाएंगे, वहाँ पर निर्णय होगा और इस निर्णय के खिलाफ अपील आप नहीं कर सकते कहीं पर। और इस ट्रिब्यूनल का निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है, फाइनल, अल्टीमेट। ये है इनका पूरा प्रोसेस। वक्फ बोर्ड हर स्टेट में होता है, केंद्र स्तर पर भी सरकार के पास होता है केंद्रीय वक्फ परिषद, जो सरकार को एडवाइज करता है। अब आप लोग ये पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे। मैं अब आगे बढ़ता हूँ जो इस बार एक्ट में बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो मैं वक्फ कानून 1995 में संशोधन किया गया। तो पहला संशोधन यही किया गया कि इसका नाम ही बदल दिया गया, नाम कर दिया गया उम्मीद, UMEED, उम्मीद एक्ट। इसका उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मैनेजमेंट, क्योंकि हो सकता है ये फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाए, यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। डेवलपमेंट स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे। ये है एक्ट। अब इसमें क्या प्रावधान किए गए वो हम एक एक करके चर्चा करते हैं। चलिए नीचे ही करते हैं चर्चा, ठीक है। तो प्रावधान क्या है इसके मुख्य, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रावधान से पहले हमें एक चीज़ और जाननी पड़ेगी, ये जो बिल था अमेंडमेंट वाला, इसको जब संसद में पेश किया गया था लोकसभा में, तो इसे जेपीसी को रिफर किया गया था। जेपीसी क्या है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री, PARLIA, पार्लियामेंट्री कमेटी। इसके अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल। कौन था इसका अध्यक्ष, जगदम्बिका पाल, ये आपको याद रखना है। फिर ये थे अध्यक्ष, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, तो इनकी रिकमेंडेशन के साथ सदन में पेश किया गया लोकसभा में, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास किया, दिस इज LS, दिस इज RS, और प्रेसिडेंट का साइन हो गया, और प्रेसिडेंट का साइन होते ही एक्ट बन जाता है, बिल, है ना। हम अब प्रावधान देखते हैं। प्रावधान इसमें क्या किए गए, जो व्यक्ति दान कर रहा है, दान वाली जो संपत्ति है, कोई व्यक्ति चाह रहा है कि मैं दान करूं, तो दान वाली संपत्ति रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसका मतलब जानते हैं, अभी तक क्या हो रहा था, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी XYZ पाए दान कर दी, अब वक्फ की हो गई, विवाद कहाँ जाएगा, ट्रिब्यूनल में, उसका निर्णय अंतिम, तो संपत्ति पर कोई बवाल ही नहीं हो रहा है। बवाल इन द सेंस किसी की भी संपत्ति वक्फ में चली जा रही है। तो अब है कि दान वाली जो संपत्ति है वो रजिस्टर्ड हो सरकार के पास, तभी दान करेंगे, ऐसे दान नहीं माना जाएगा उसको। और जो दान दाता है, जो दान दे रहा है वक्फ, वो 5 साल से मुस्लिम जो प्रैक्टिसेज हैं उसको कर रहा हो, 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो, मुस्लिम जो रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज है, धर्म है वो, उसके बाद, और जिस संपत्ति को दान देना है उसका मालिक भी हो।
तब जाके वो दान करेगा। अगर 5 साल से मुस्लिम नहीं है तो आप संपत्ति का दान भी नहीं कर सकते, भले ही उसके मालिक हों। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति दान कर रहा है वक्फ को संपत्ति, तो उससे पहले, दान देने से पहले जो महिलाएं हैं उनके अधिकार, जो उनके घर में महिलाएं हैं उनको विरासत मिलना चाहिए। महिलाओं को विरासत का अधिकार है कि उनका हिस्सा उनको बट जाए। इसके अलावा जो विधवा और तलाकशुदा हैं उनके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। चौथी बात, केंद्रीय पोर्टल बनाया जाएगा। एक पोर्टल का मतलब समझ गए ना, वेबसाइट। एक वेबसाइट बनेगी, उसमें 6 महीने के भीतर क्या करना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड को, जिसको संपत्ति मिल रही है, वो उस पर अपनी संपत्ति को डालेगा कि भैया हो इतनी संपत्ति हमको मिली है। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी कि कोई फर्जी तो नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ इशू नहीं होगा। प्लस नेक्स्ट ये है, वक्फ ट्रिब्यूनल में संशोधन किया गया है। विवाद का निपटारण तो वक्फ अधिकरण या वक्फ ट्रिब्यूनल करेगा, लेकिन इसके खिलाफ अपील होगी। अब इसका निर्णय अंतिम नहीं होगा, अपील करेंगे आप, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर अपील भी कर सकते हैं। ठीक, तो अपील की अनुमति आपको यहाँ दे दी गई। प्लस आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों की जो संपत्ति है, क्या है, आदिवासी क्षेत्रों की जो संपत्ति है उसको जो डिफाइन किया गया है, कहाँ पर, संविधान की 5वीं प्लस संविधान की 6वीं अनुसूची में। यहाँ पर जो लिखा हुआ है संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में, यहाँ की किसी संपत्ति को दान नहीं कर सकते हैं। इससे आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा हो गई। ये संपत्ति को कोई दान नहीं दे सकता, को दान नहीं। ठीक, लास्ट है, हमें जो जानना है, केंद्रीय वक्फ परिषद, जिसे मैं कह रहा था कि इस केंद्रीय स्तर पर होता है, जो सरकार को सुझाव देती है, सलाह देती है। इसका भी पुनर्गठन किया गया है। इसमें पुनर्गठन क्या किया गया, बताया गया कि इसमें 22 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 22। कौन कौन से होंगे ये मैं लिख दे रहा हूँ, याद हो तो बेहतर है, नहीं तो भी ठीक है। इसमें 3 तो सांसद होंगे, 10 लोग मुस्लिम समुदाय से, चूँकि मुस्लिम समुदाय का ही मामला है तो मुस्लिम समुदाय का होना अनिवार्य है, लेकिन संख्या कितनी कर दी है, 10 होंगे तो मुस्लिम समुदाय से। महिलाओं की भी बात यहाँ की गई है, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से 2 महिलाएं अनिवार्य हैं, मतलब 8 पुरुष 2 महिलाएं, इसका मतलब ये हुआ। तो 10 लोगों में से 2 महिलाएं होंगी, होनी ही होनी है। तो ये जेंडर इक्वलिटी कर दी गई। तीसरा, 2 जज होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से, रिटायर्ड जज साहब हैं। तो वकील भी, एक वकील प्लस 4 एक्सपर्ट जो मुस्लिम डोमेन में एक्सपर्ट हों, और इनमें 2 सरकारी लोग होंगे, सचिव एंड अबव का है, 2 लोग होंगे जो सरकार के होंगे। तो अब इसका कंपोजिशन ये हो गया
सरकार के लोग रहेंगे तो सरकार को जानकारी होती रहेगी, इसलिए सरकार के लोग रखे गए हैं। ठीक, सरकार हो गई कार्यपालिका। सांसद रखे गए हैं तो इसको जो सदन है, संसद है, उसको जानकारी होती रहेगी। मुस्लिम समुदाय का है ही, तो ये कंपोजिशन बना 22 सदस्यों का। अच्छा, ये 22 लोग तो होंगे, इसमें से 4 लोग, मतलब कोई भी हों, गैर मुस्लिम समुदाय से होंगे। गैर मुस्लिम समुदाय से कितने होंगे? 4 से अधिक नहीं होंगे, बाकी आप कितने भी रख लीजिए, 4 से अधिक नहीं, मतलब मैक्सिमम 4 लोग गैर मुस्लिम समुदाय से हो सकते हैं। ये हो गया केंद्रीय वक्फ परिषद का जो कंपोजिशन है, वो जिसका काम होता है सरकार को एडवाइज करना, केंद्र सरकार को। प्लस राज्य में बनेंगे वक्फ बोर्ड, जो अभी हम पढ़ रहे थे, जो रेगुलेट करते हैं वक्फ असेट को। इसकी भी संख्या फिक्स की गई कि इसमें 11 लोग होंगे। कितने? 11 सदस्य होंगे। इसमें भी बताया गया कि 3 से ज़्यादा लोग गैर मुस्लिम नहीं होंगे। बाकी तो बहुत सारे समुदाय से हैं, जैसे एक तो अध्यक्ष ही होगा इसका, जो भी हो, एक सांसद, एक विधायक, 4 मुस्लिम समुदाय से, 4 मुस्लिम समुदाय से, और 4 जब मुस्लिम समुदाय से होंगे तो यहाँ 2 महिलाएं होंगी। बाकी और लोग भी हैं, वकील, सेक्रेटरी, मेन हमने लिख दिया जो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमने वक्फ वाला ख़त्म किया टॉपिक। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बेहतर। अब पढ़ते हैं थर्ड न्यूज़ क्या है। थर्ड न्यूज़ है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को लेकर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है इसमें? इसमें कुछ नहीं है, दिल्ली भी इसमें शामिल हो गई है। बस दिल्ली सरकार ने साइन कर दिया है, तो दिल्ली में भी अब ये योजना लागू हो जाएगी। क्योंकि जब तक केजरीवाल जी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की, उसने इसको लागू नहीं किया था। तो दिल्ली में ये योजना लागू हो गई। ये योजना शुरू कब हुई थी? शुरू हुई थी 2018 से। और प्रावधान क्या थे इस योजना में? बेसिकली मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। चिकित्सा बीमा मिलता है जो समाज के गरीब वर्ग हैं उनको। किसको? गरीब वर्ग को मिलता है। चूंकि बीमा है तो कितना बीमा मिलता है? तो 5 लाख का बीमा है। किसको मिलेगा? ये 5 लाख का बीमा जो है पूरे परिवार को है, किसी एक व्यक्ति का नहीं मिलता, ये पूरे परिवार का है। और हर साल, मतलब 1 साल में 5 लाख तक का बीमारी का इलाज आप करवा सकते हैं कहीं से भी, जिसका भुगतान सरकार करेगी। कैसे? इसके लिए कार्ड जारी करती है सरकार, उसका नाम है आयुष्मान कार्ड। पाँच लाख तो इनको मिलेगा सरकार से, केंद्र सरकार वाला। दिल्ली सरकार ने कहा है 5 लाख रुपए का हम और टॉपअप देंगे, 5 लाख एक्स्ट्रा, 5 लाख का एक्स्ट्रा टॉपअप, मतलब अब इनको मिलेंगे 10 लाख हो जाएंगे। 5 लाख सेंट्रल से मिल जाएंगे, 5 लाख दिल्ली से। ये हो गया आयुष्मान भारत। अच्छा, इसका एक खास बात क्या है? सेकेंडरी और टर्सरी सेवाओं के लिए दिया जा रहा है। द्वितीयक
एंड तृतीयक सेवाओं के लिए जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती है उनको डिवाइड किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो द्वितीयक और तृतीयक के लिए है बीमा। यहाँ एक बात नोट में रखेंगे, क्या देखिए, जहाँ जहाँ नहीं था, जैसे उड़ीसा में इनकी सरकार बनी बीजेपी की तो वहाँ भी इसको शामिल किया गया। अभी दिल्ली में बन गई, दिल्ली में भी शामिल हो गया। लास्ट बचा हुआ है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ही ये अभी शामिल नहीं हुआ आयुष्मान भारत में। ठीक है, तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि आयुष्मान भारत में कौन शामिल नहीं है। नेक्स्ट है विश्व स्मृति रजिस्टर। ये कौन तैयार करता है इस रजिस्टर, पहले तो ये पता हो। ये रजिस्टर मेंटेन करता है यूनेस्को। इस रजिस्टर में होता क्या है, इस रजिस्टर का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एकदम सीधा साधा है, स्मृतियों को स्टोर करता है। कौन से? तो दस्तावेजी जो विरासतें हैं, दस्तावेज जो होते हैं, जैसे कोई बुक है, किताब है, पांडुलिपि है, तो दस्तावेजी विरासतों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। और इन्हीं दस्तावेजी विरासतों को सुरक्षित करना। जब संरक्षण हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, तब इन्हीं जो दस्तावेजी विरासतें हैं इनको क्या होना चाहिए, सबकी पहुंच हो, मतलब सब लोगों को पता चल सके। कोई जानना चाहता है तो वो देख सके, पहुंच सके, तो सभी लोग, विश्व के लोग देख सकें। और दस्तावेजी विरासतों के बारे में जागरूकता फैलाना, ये इसका उद्देश्य है। शामिल क्या करते हैं इसमें, इस रजिस्टर में क्या शामिल किया जाता है, कौन सी बातें लिखी जाती हैं इस रजिस्टर में जो यूनेस्को बनाता है? तो इसमें जो शामिल किया जाता है, जैसे दस्तावेजों को, कौन से दस्तावेज, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। और पांडुलिपियों को शामिल किया जाता है। दुर्लभ पुस्तकें हैं, चित्र हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इन चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक, अब ये न्यूज़ में क्यों है ये हम बताते हैं। न्यूज़ में हमारे लिए ज़रूरी है, इसमें भारत के 2 दस्तावेज शामिल किए गए हैं। भारत के 2 दस्तावेज शामिल, उन 2 दस्तावेजों के नाम पता होने चाहिए हमें। उनके नाम हैं श्रीमद् भागवत गीता, ये महाभारत का आखिरी भाग है ना, महाभारत का अंतिम भाग, कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है, इसको शामिल किया गया है। और नाट्यशास्त्र को, नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, भरत मुनि का है। इसमें विभिन्न प्रकार के नाटकों की चर्चा की गई, कैसे कैसे होता है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की, वेद व्यास ने कंपाइल किया। ठीक,
तो इन दस्तावेजों को शामिल किया गया है जो भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस प्रकार से भारत के कुल दस्तावेज कितने हो गए जो इसमें शामिल हैं? कुल हो गए हैं 14। याद रखेंगे। ये रजिस्टर बनना कब से शुरू हुआ था? ये हम यहाँ लिख लेते हैं। बनना शुरू किया गया था 1992 से। ठीक, तो ये हमने रजिस्टर के बारे में चर्चा कर ली जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट है, शायद चौथा नंबर होगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राज्यपाल पर दिया गया निर्णय। राज्यपाल के संबंध में कर देते हैं। काफी विवाद हुआ इस पे, तो इसको पहले सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी व्यवस्था कैसी चल रही थी, तब हम जान पाएंगे कि क्या बदलाव किया सुप्रीम कोर्ट ने। अनुच्छेद 200 से जुड़ा हुआ मामला है, 200 और 201। ठीक, मान लीजिए कोई बिल है, बिल को हिंदी में बोलते हैं विधेयक। ठीक है, जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, ये अनुच्छेद 200 में ही लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 200 के तहत बिल राज्यपाल के पास भेजा जाएगा तो राज्यपाल के पास क्या विकल्प होते थे? या तो वह उस पर सहमति दे, या तो असहमति, या तो पेंडिंग पड़ा है, कुछ काम ही नहीं किया, उस पर पड़ा हुआ है, या फिर उसको वापस कर सकता था, या फिर राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर ले। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित। अनुच्छेद 200 के ये प्रावधान थे। अभी तक होता क्या था, फिर राष्ट्रपति के पास जाता था बिल, राष्ट्रपति क्या करता था, एक्सेप्ट, इसके पास विकल्प हैं सहमति, असहमति या वापस। वापस किसको करेगा? राज्यपाल को करेगा। ये पावर यहाँ पर जो एक्सरसाइज होती है राष्ट्रपति के द्वारा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 201 में। ठीक, इस पूरी कहानी में यहाँ से शुरू हुई जो राज्यपाल के लिए समय नहीं है, यहाँ बिल आया, पेंडिंग पड़ा हुआ है, चाहे जब तक पड़ा रहे। राष्ट्रपति के पास आया, आया तो आया है, पड़ा है तो पड़ा है, समय सीमा नहीं है। तो यहाँ का ड्रॉबैक क्या हुआ? ड्रॉबैक ये है कि समय सीमा नहीं है। यही समस्या है, इसी समस्या को सुप्रीम कोर्ट ने सॉर्ट आउट किया है। और एक बात, सहमति दे दी, ये तो बहुत अच्छी बात है। असहमति दे दी, इसको बोलते हैं वीटो पावर। पेंडिंग रखा, ये भी वीटो पावर। तो असहमति वाली जो वीटो होती है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। पेंडिंग अगर पड़ा हुआ है, कोई कार्रवाई ही नहीं की, ऑफिस में पड़ा है उनके, इसको बोलते थे पॉकेट वीटो। अभी भी बोलते हैं। अगर वापस कर दिया गया बिल, किसको वापस जाएगा? विधानसभा को, तो इसको बोलते हैं सस्पेंशन वीटो।
3 वीटो आपने यहाँ जान लिए। अब हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। निर्णय से पहले हम एक कहानी इसकी ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि तमिलनाडु के ऊपर निर्णय है। तो तमिलनाडु सरकार ने केस किया था, तो इसकी स्टोरी भी हमें ओरली पता होनी चाहिए। लगभग 10 बिल का मामला है। 10 बिल पास किए विधानसभा ने तमिलनाडु की। ये भेजे गए थे राज्यपाल को। ये 3-4 साल तक शायद इनके पास पड़े रहे। 3-4 साल, 2-3 साल, जो भी है, कार्रवाई नहीं। तो तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, कार्रवाई जब नहीं की, फिर से इन 10 बिल को पारित करवा दिया विधानसभा से, और फिर इनके पास भेजा, राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल ने क्या किया, इस बार इन्होंने बिल को रिजर्व कर लिया। क्या कर लिया? रिजर्व, आरक्षित। और हम जानते हैं आरक्षण के बाद कहाँ जाएगा, ये राष्ट्रपति के पास जाता है। इन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया। लेकिन ये भेजा कब? ये तब भेजे जब तमिलनाडु सरकार ने केस कर दिया। दोबारा पारित होकर जब इनके पास गया, राज्यपाल के पास, और फिर भी कुछ नहीं किए, तब तमिलनाडु सरकार ने केस किया। किस पर? गवर्नर पर। तो केस हो गया तमिलनाडु सरकार वर्सेस गवर्नर का केस बन गया, और ऐसे मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। जब केस किया तब इन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजा। राष्ट्रपति ने कुछ बिल स्वीकार कर लिए, कुछ बिल रिजेक्ट कर दिए थे, और कुछ वापस किए। ये पूरा केस है। अब ये हुआ केस सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अब ये देखिए। टाइमलाइन सबका फिक्स कर दिया। पहली बात, राज्यपाल के लिए समय सीमा निर्धारित। अब जब समय सीमा निर्धारित हो गई, तब ये नहीं हो सकता कि आपके पास बिल आया पड़ा रहेगा। अब एक्शन तो लेना पड़ेगा। समय सीमा निर्धारित। अगर समय सीमा के अंतर्गत काम नहीं करते हैं, मतलब कार्य नहीं, कार्यवाही नहीं, समय सीमा के अंतर्गत, अगर राज्यपाल समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई नहीं करता है, तो राज्य चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट में केस होगा तो वो करेगा जुडिशियल रिव्यू। ठीक। दूसरा, समय सीमा कितनी निर्धारित हुई है? समय सीमा बता दिया गया है कि अगर जो सरकार है उसने एडवाइज किया है तो 1 महीने के अंदर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। 1 मंथ नहीं लेते हैं, आप सोच रहे हैं हम रिजर्व करेंगे, तो 3 महीने का समय और ले लीजिए। सोच लीजिए, विचार लीजिए। तो इस सोच विचार के क्रम में आप चाहें तो रिजर्व कर सकते हैं। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। चाहें तो वापस कर सकते हैं, बिल्कुल चाहें तो वापस कर सकते हैं, तो विधानसभा को वापस भेज दीजिए। लेकिन किसी भी कीमत पर रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब देखिए, जब रिजेक्ट नहीं होगा तो एब्सोल्यूट वीटो खत्म।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास कोई एब्सोल्यूट वीटो शक्ति नहीं है। टाइम फिक्स कर दिया, वहाँ टाइम फिक्स नहीं था, पेंडिंग पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, तो पेंडिंग वाली बात भी ख़त्म हो गई, 3 महीने में तो एक्शन लेना है, तो पॉकेट वीटो भी ख़त्म हो गया। तो ये 2 पावर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ख़त्म हो गई है राज्यपाल के पास। ठीक, एक वीटो बचा हुआ है, ये वापस करने वाला, वो चाहे तो वापस कर सकता है। तो ये सस्पेंशन वीटो आप कह सकते हैं कि बचा हुआ है। अब वापस किया, विधानसभा के पास गया, विधानसभा ने पारित किया, फिर आया राज्यपाल के पास। अब फिर से जब राज्यपाल के पास आएगा तो उसके पास 1 महीने का समय है, तो वीटो क्या हो जाएगा, ओवर रूल हो गया, और 1 महीने में इसको सहमति देनी है, सहमति देनी है। दूसरी बात, जब दोबारा राज्यपाल के पास आएगा तब यह राष्ट्रपति के लिए रिजर्व नहीं करेगा, अगर वही बिल है तो। क्यों? क्योंकि आपने देखा भी ऊपर केस, जब दोबारा से पास करके तमिलनाडु सरकार ने भेजा राज्यपाल के पास, तब दोबारा से रिजर्व करके भेज दिए, तो ये नहीं होगा। रिजर्व करेंगे राष्ट्रपति के लिए तो पहली बार में ही कर लेना है, दोबारा में रिजर्व नहीं करेंगे। और राष्ट्रपति के पास जब रिजर्व होके पहुंचेगा, मान लीजिए यहाँ पर रिजर्व हुआ ये वाला, राष्ट्रपति के पास जब पहुंचेगा तो राष्ट्रपति को भी टाइमलाइन दे दी गई 3 महीने की। 3 महीने में वो एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, रिजेक्ट करता है तो कारण के साथ वापस भेजेगा, और अगर राष्ट्रपति को लगता है कि बिल थोड़ा गंभीर है तो वह सुप्रीम कोर्ट को भी रिफ़र कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। ये 143 क्या है, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। ठीक, तो यहाँ सबकी टाइमलाइन देखिए फिक्स हो गई, यही सुप्रीम कोर्ट ने किया। सबसे ज़रूरी बात, और तमिलनाडु सरकार के जो 10 विधेयक थे, ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, 10 विधेयक थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने पारित कर दिए। ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि बिल पास करने का काम कौन करता है, विधायिका या संसद। सुप्रीम कोर्ट ने 10 विधेयक पारित कर दिए, वो भी उसी तारीख से पारित किए जिस तारीख से वो राज्यपाल के सामने रखे गए थे। भले ही राष्ट्रपति ने कोई एक्शन लिया हो, उस पर ना लिया हो, राष्ट्रपति के एक्शन का कोई मतलब नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उन विधेयकों को वैसा ही पारित कर दिया। अब ये पारित कैसे किया, इसके पास एक शक्ति है जिसका नाम है अनुच्छेद 142। इस पावर में क्या है कि संपूर्ण न्याय करने के लिए, संपूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो भी चाहे, उसको जो भी उचित लगता है वो आदेश दे सकता है। इसी का प्रयोग किया गया है। इसी शक्ति का प्रयोग आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद वाला जो केस था अयोध्या मामले का, उसमें भी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और कई मामलों में भी किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल शक्ति है। इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का जब आया, जिसकी आलोचना हमारे उपराष्ट्रपति ने की, इसी आर्टिकल की आलोचना की गई। इस आर्टिकल या अनुच्छेद की आलोचना में उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहा है। सुपर पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसने कानून को, एक बिल को कानून बना दिया, इसलिए। और कहा कि यह जो आर्टिकल है वह न्यूक्लियर मिसाइल है, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए न्यूक्लियर मिसाइल क्या है। जब कुछ नहीं काम करा, सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति प्रयोग कर दिया, आदेश दे दिया, हो गया। ये है इसका भाव। सुपर पार्लियामेंट क्यों है? क्योंकि ये पार्लियामेंट से भी ऊपर अपने आप को समझ रही हैं, इसलिए इस अनुच्छेद की आलोचना की गई है। हालांकि
जो भी हुआ है वो संविधान के दायरे में हुआ है। आपका जो स्टैंड होगा वो यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी किया गया वो संवैधानिक दायरे में रहते हुए किया गया, क्योंकि अनुच्छेद 142 के तहत उसे शक्ति जो दी गई है वो इसी उद्देश्य के लिए दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जुडिशियल ओवररीच हुआ है। ठीक है, ये मामला हमने पूरा देख लिया और उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा समझ भी गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट है अगली न्यूज़, शायद फोर्थ है। समिति का गठन किया गया है। किस लिए और किसने किया? तमिलनाडु सरकार ने किया है। आप लोग कहेंगे कि समिति तो कोई भी करता है। पर्पज इन्होंने जो है इसका सेंटर स्टेट रिलेशन पर किया है। राज्य स्वायत्तता, राज्य स्वायत्तता के लिए, राज्य की स्वायत्तता बनी रहे इसलिए सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंधों पर सलाह देने के लिए तमिलनाडु सरकार, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। कमेटी का नाम, समिति है 3 सदस्यीय जिसमें एक अध्यक्ष और 2 मेंबर। अध्यक्ष का नाम है कुरियन जोसेफ। कुरियन जोसेफ ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। और जो इसके सदस्य हैं अशोक वर्धन और M. नागनाथ। M. नागनाथन। तो ये 3 लोग हुए, इन्होंने इन्हीं की अध्यक्षता में समिति गठित हुई है। किसकी? कुरियन जोसेफ की। यहाँ आपको याद रखना है इससे पहले भी केंद्र राज्य संबंध पर आयोग गठित हुए हैं। एक तो तमिलनाडु सरकार ने ही किया था 1969 में, उसका नाम क्या था? राजमन्नार। राजमन्नार आयोग या समिति। इसके बाद सरकारी आयोग बनाया गया था। '83 में एक केंद्र सरकार ने बनाया था। और एक पुंछी आयोग है, पुंछी MM पुंछी, मदन मोहन पुंछी, ये 2007 का है। याद रखेंगे, कभी कभी मैचिंग के लिए आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कच्चा तीऊ द्वीप विवाद को लेकर के। ये भी तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। देखिए, तमिलनाडु से जुड़े हुए 3 मामले हो गए, एक तो राज्यपाल वाला, दूसरा कमेटी, अब ये कच्चा तीऊ द्वीप। ये द्वीप भारत ने एक समझौता किया था 1974 में। किसके साथ? भारत तो है ही, दूसरा है श्रीलंका। और इस समझौते के तहत यह द्वीप दे दिया गया था श्रीलंका को, है ना। श्रीलंका को जब दे दिया गया तो इसी का अधिकार है इस पर। अब इसकी लोकेशन महत्वपूर्ण हो जाती है, फिर हम समझ पाएंगे इसको। ये यहीं कहीं पर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं एक हमारा द्वीप है, तो हम ये बनाते हैं नीचे का पोर्शन। ये एक हमारा द्वीप है, यहीं से कुछ दूरी पर ये है, मान लीजिए। ठीक है, ये है हमारा पंबन द्वीप। इस पंबन द्वीप पर है रामेश्वरम। इसकी न्यूज़ भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है,
और ये है आपका कच्चा तीवू। तो ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। यहाँ से लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में, इसके आसपास का जो क्षेत्र है। तो मछुआरे जब जाते हैं तो श्रीलंका का अधिकार है कच्चा तीवू पर, तो वो इन मछुआरों को पकड़ लेता है, गिरफ्तार कर लेता है, उनका सामान जब्त करता है। ये समस्या है तमिलनाडु सरकार की या तमिलनाडु के लोगों की। इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है, एक प्रस्ताव पास किया है। कहाँ? विधानसभा में। किस बात के लिए? कि ये कच्चा तीवू जो द्वीप है इसको वापस लिया जाए, नहीं लिया जाए श्रीलंका से, और ये जो समझौता हुआ है उसका रिव्यू करिए, इसकी समीक्षा करिए और ये वापस लिए जाए, भारत पर कब्जा हो, ताकि जो मछुआरे लोग हैं उनके साथ अन्याय ना हो। यही विवाद है, थोड़ा सा यही जो समस्या है, थोड़ा सा क्या पर्याप्त समस्या है वहाँ पर। ये द्वीप जो है वो निर्जन द्वीप है, वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है राफेल डील को लेकर के, राफेल एम समझौता। ये क्या है? तो पहले तो हमें पता चले राफेल क्या है। यह है लड़ाकू जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक, एम का मतलब है मरीन, मरीन से क्लियर हो गया, नौसेना। तो ये राफेल एम हम खरीद रहे हैं किसके लिए? नौसेना के लिए। हमारे पास पहले से राफेल हैं 36 राफेल, लेकिन ये किसके पास हैं? एयरफोर्स के पास है। अब हम खरीद रहे हैं किसके लिए? नेवी के लिए। तो किससे समझौता हुआ है, मतलब किससे खरीद रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, किससे तो खरीद रहे हैं। हमारा समझौता हुआ है फ्रांस के। हम किससे खरीद रहे हैं? फ्रांस से। और फ्रांस की कंपनी का नाम है डसाल्ट एविएशन। कभी कभी आपसे कंपनी का नाम पूछ लिया जाएगा तो आप याद रखेंगे, डसाल्ट एविएशन से खरीद रहे हैं हम राफेल को। ये जो समझौता हुआ है हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, G2G समझौता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता है। इसको अंतर सरकारी समझौता भी कहते हैं। तो हमने कंपनी से समझौता नहीं किया है, सरकार से समझौता किया भारत ने, तो अंतर सरकारी समझौता है। प्लस और कितने खरीद रहे हैं हम? खरीद रहे हैं 26 राफेल हम खरीदेंगे। इसमें से दो कैटेगरी हैं, सिंगल सीटर है, 2 सीटर है। जैसे होता है ना कार, सिंगल सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर। तो 22 जो जहाज हैं फाइटर एयरक्राफ्ट वो सिंगल सीटर हैं, 4 ट्विन सीटर है, उसमें 2 सीटें होंगी। ट्विन सीटर ये एक्चुअल में ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक ट्रेनर बैठेगा, एक ट्रेनिंग करने वाला, दैट इज ट्रेनिंग। तो ये हम खरीदेंगे। तैनाती इनकी कहाँ करेंगे? कहीं तो रखना पड़ेगा, रहेंगे तो नेवी के पास, ये तो क्लियर है। नेवी के पास क्या होते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब एयरक्राफ्ट को ले जाने वाले, हिंदी में हो गया विमान वाहक पोत। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा पोत का मतलब होता है, ऐसा पोत, पोत तो आप लोग जान रहे होंगे, शिप, बहुत बड़ा शिप जो विमान को ले जाता हो। विमान कौन सा? हमारा राफेल एम या फाइटर एयरक्राफ्ट। तो
पहले तो हमारे पास विमान वाहक पोत होना चाहिए, तो हमारे पास हैं कितने? 2। याद रखिएगा हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं विमान वाहक पोत। एक का नाम है INS विक्रांत, दूसरे का नाम है विक्रमादित्य। INS आगे लिख लेंगे। ये हमारा बनाया हुआ है, हमने बनाया खुद। विक्रमादित्य हमने रूस से खरीदा है। तो ये हमारा बनाया हुआ है, इन्हीं पर हम तैनात करेंगे 26 को। होता क्या है, इनका जो आकार होता है बहुत बड़ा होता है, कई फुटबॉल मैदान के बराबर। उसी के अंदर ये पार्क रहते हैं अंदर, और ये पूरा जहाज जो है समुद्र में चलता रहता है। ठीक है, ये है जहाज हो गया आपका बड़ा सा शिप। ये समुद्र के अंदर ऐसे चलेगा, इसी पर डेक्स होते हैं, इसी पर रनवे बना होता है। ठीक है, इसी रनवे पर आते लैंड करते हैं। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा, राफेल M के बारे में। इसकी तुलना अमेरिका के F-16 फाइटर जेट से की जाती है। ये पाकिस्तान ने खरीद रखा है। ठीक, तो ये राफेल M के बारे में चर्चा हो गई। नेक्स्ट है जिस पर हम चर्चा करेंगे, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। नाम है गौरव। देखिए, सब नाम रखे जाते हैं, आपको उसका इमेज याद होना जरूरी है। बम का नाम ही रखा गया गौरव। है बेसिकली क्या वो बम, जो लंबी दूरी का है। लॉन्ग रेंज से पता चल रहा है कि लंबी दूरी का है। ग्लाइड खिसकते हुए जाता है, एयर में कैसे खिसकेगा, बट स्लाइड करते हुए इसको बोलते हैं स्लाइड या ग्लाइड। बम का नाम है गौरव। पहले इसके बारे में समझते हैं। विकास किसने किया है? DRDO ने। टेस्टिंग हमने इसकी की है, परीक्षण किससे किया है? सुखोई से किया है। सुखोई हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो हमने रूस से खरीद रखे हैं। सुखोई 30 MKI से इसका टेस्ट किया गया और यह 1000 किलोग्राम की श्रेणी का है, 1000 क्लास का है, और इसकी मारक क्षमता है 100 किलोमीटर। आप नोट कर लीजिए अभी, फिर मैं समझाता हूँ कि होता क्या है। और ये यूज़ करता है GPS सिस्टम। होता क्या है कि जो गौरव है ये हमारा मान लीजिए फाइटर एयरक्राफ्ट है फिलहाल। इसका नाम है सुखोई 30 MKI। ठीक, मान लीजिए कि ये हमारी सीमा रेखा है, इधर पाकिस्तान का ये है, इसको हमें नष्ट करना है। इसको नष्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो है हमारा ये जो सुखोई है इस सीमा को पार करके यहाँ पर आए, यहाँ से बॉम्ब डाल दे इसके ऊपर और ये नष्ट हो जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक बॉम्ब हम बनाएं जिसका नाम है गौरव, जो कि एकदम एयरक्राफ्ट जैसा है। इसको अलग से मैं बना दे रहा हूँ। इसका जो आकार है एकदम एयरक्राफ्ट जैसा है। ठीक, ये इसमें लगा हुआ है, ये जो हमने बनाया है ये है गौरव, एकदम एयरक्राफ्ट जैसा। ये यहाँ पर अटैच रहेगा और इसकी स्पीड, ये बहुत स्पीड से इधर से उड़ता हुआ आया, इधर से बहुत स्पीड से आएगा और यहाँ पहुँच के इसको छोड़ देगा। ड्रॉप किया इसने, अब ये ड्रॉप कर दिया, इसको छोड़ दिया यहाँ से। अब ये यहाँ से क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा और ऐसे हिट करते हुए यहाँ से टकरा जाएगा। इसके पास इंजन भी नहीं होता अपना, कुछ इंजन नहीं है। इसकी स्पीड जो होती है ना, उसी स्पीड से छोड़ा तो दौड़ता हुआ ये स्लाइड करता हुआ, ग्लाइड करता हुआ यहाँ टकराएगा और इसको नष्ट कर देगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमारा जो जहाज़ है सुखोई सीमा पार गया? नहीं गया।
हमने अपनी ही सीमा से दुश्मन के जो ठिकाने थे उसको नष्ट कर दिया। तो 100 किलोमीटर तक ये काम करता है। और इसको मोमेंटम गति कहाँ से मिलती है? एयरक्राफ्ट जितनी स्पीड से आता है वही इसको गति देता है, गौरव बम को। तो इसमें बम आगे लगा होता है, टकराता है और ध्वस्त हो जाएगा। फ़ायदा क्या हुआ कि हमें दुश्मन के ठिकाने को नष्ट करने के लिए उसके ऊपर जाकर बम गिराने की ज़रूरत नहीं है, हम दूर से ही गिरा सकते हैं। और चूँकि ऊंचाई इसकी काफ़ी कम होती है तो जो डिटेक्टर होते हैं वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। जो डिफेंस सिस्टम है उनका, बेहतर शब्द क्या है, डिफेंस सिस्टम उनका जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और हम हमला करके अपने ही क्षेत्र में रहेंगे और निकल भी आएंगे। तो ये हो गया आपका लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। नेक्स्ट है चीता को लेकर के है, प्रोजेक्ट चीता, आप लोग जानते होंगे। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट चलाया था चीता नाम से। प्रोजेक्ट टाइगर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये दूसरा प्रोजेक्ट है। एक था प्रोजेक्ट टाइगर, ये टाइगर को बचाने के लिए शुरू किया गया था 1973 में। टी फॉर टाइगर, टी फॉर 3, ठीक। इसमें टाइगर को बचाया गया। टाइगर का मतलब चीता जरूर होता है, लेकिन दो अलग अलग प्रजातियां हैं, ठीक है। तो यहाँ चीता को बचाने के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट चीता। क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि ये भारत में एक्सटिंक्ट हो गए हैं 1953 से, विलुप्त हो गए थे। तो इनको बचाने के लिए शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत हमने दक्षिण अफ्रीका प्लस नामीबिया से चीता मंगवाया था। चीता ही चीते आए थे, ठीक है, कई चीते मंगवाए गए। तो ये हमने जो चीते मंगवाए, ये पहला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि एक देश से दूसरे देश के बीच में ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांसनेशनल ट्रांसबाउंड्री इनका आदान प्रदान हुआ है। ये विश्व में पहला इंस्टांस था। चीते आए थे, इन चीतों को रखा गया था कोनो नेशनल पार्क में, कोनो राष्ट्रीय पार्क में। ये कोनो राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? एमपी में। अब क्या किया गया है, यहाँ से चीतों को शिफ्ट किया गया है एक सेंचुरी में जिसका नाम है गांधी सागर। गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट किया गया है। कुछ चीतों को शिफ्ट किया गया है, कुछ कम में 2 चीते शिफ्ट हुए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत जो चीता है, इसकी जो स्थिति है, ये भारत में विलुप्त है, ठीक है। यहाँ हमें जो एक चीज़ और जाननी चाहिए, रेड डेटा बुक जो पब्लिश होती है उसके बारे में। रेड डेटा बुक में क्या होता है? ये सूची होती है जो एनिमल, पशु या एनिमल फ्लोरा एंड फाना दोनों लिखते हैं, या वनस्पतियाँ, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट की कगार पर होती हैं। तो रेड डेटा बुक होती है जो पब्लिश करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर इसका है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, लेकिन देश सदस्य हैं, लेकिन ये NGO की स्थिति में है। संगठन तो अंतर्राष्ट्रीय है बट NGO है। राज्य इसके परमानेंट मेंबर नहीं है जैसे कि होते हैं। इस बुक में कैटेगराइजेशन इसने किया हुआ है, क्या है? सबसे ऊपर है जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, फिर है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, मतलब जंगल में नहीं पाए जाते हैं। इसका नहीं मतलब ये है कि घरों में तो होंगे, चिड़ियाघर में होंगे, ठीक है। इस एक्सटिंक्ट का मतलब है कहीं नहीं।
इसके नीचे की कैटेगरी है क्रिटिकल इंडेंजर्ड। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको व्यवहारिक में थोड़ा सा आइडिया रहे कि है क्या। क्रिटिकल इंडेंजर्ड जो इंडेंजर्ड से ज़्यादा बड़ी कैटेगरी पर है, मतलब एकदम इस वाली कैटेगरी में है, आने वाले हैं। इससे नीचे होता है इंडेंजर्ड, और इंडेंजर्ड से नीचे होता है वल्नरेबल, और इसके नीचे है थ्रेटेंड। ये मेन स्पीसीज हैं, स्पीसीज की कैटेगरी हैं। थ्रेटेंड जिनके ऊपर संकट है, वल्नरेबल एकदम संकट नज़दीक आ गया, ये संकटापन्न हो गए और स्थिति कम हो गई, खराब हो गई, और यहाँ पर आते आते जंगल में ही ख़त्म हो गए। यहाँ क्या जंगल में ख़त्म होने वाले हैं, यहाँ आते आते जंगल में ही ख़त्म हो गए। मतलब यहाँ का ये हुआ कि यहाँ पिंजड़ों में, घरों में हो सकते हैं, यहाँ जब एक्सटिंक्ट हो गया तो कहीं नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन है रेड डेटा बुक का। नेक्स्ट है एक वर्टिकल लिफ्ट का उद्घाटन हुआ है, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का। लिफ्ट सी ब्रिज कहाँ पर हुआ है? वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन, सी वाला समुद्र वाला सी है, ब्रिज का मतलब होता है पुल। समुद्री पुल बना है जो वर्टिकल वाला है, बस इतना ही मामला है इसका। ये पहला है भारत में, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कौन सा है? तो यही है, इसका नाम है पंबन में उद्घाटन हुआ। कहाँ पर? पंबन। अभी हम लोग पंबन पढ़ रहे थे, तो पंबन द्वीप पर कौन है? रामेश्वरम और किसके बीच में? मंडपम। पंबन द्वीप, रामेश्वरम और मंडपम के बीच में ये पुल बनाया गया है। यहाँ पर मंडपम कहाँ है? मंडपम है मुख्य भूमि पर, और ये आइलैंड हो गया। इसको हम बड़ा करते हैं यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, इसके बीच में ये बनाया गया है। कनेक्टिंग लिंक है रेलवे का, तो रेलवे लाइन है, तो एक जगह पर ये पुल बनाया गया है। कैसे? अब हम इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाते हैं। मान लीजिए ये मुख्य भूमि है, यहाँ पर हो गया आपका पंबन द्वीप, तो ये बना हुआ है सी ब्रिज। इसके बीच से जहाज़ नहीं जा सकते हैं, जहाज़ भी तो गुजरने हैं इससे, तो बीच में यहाँ पर लिफ्ट बनाई गई है। तो होता क्या है कि आपने देखा होगा कि ये पूरा पूरा जो पुल है ना, पुल तो ये पूरा ही है, लेकिन इतना वाला पोर्शन ऊपर उठ जाएगा, तो ये बनता है ऐसे। ये पुल हो गए, इसके नीचे से पानी बह रहा है, ये आपने ऊपर बना रखी, तो ये पूरा जो पुल है इसके ऊपर गुजरेगा, तो ये पूरा पुल नीचे शिफ्ट हो जाएगा, पूरा पुल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ट्रेन जानी है, तो ये यहाँ पर जा रही है ट्रेन, ट्रेन गुजर गई। अब मान लीजिए यहाँ से जहाज़ गुजरना है इधर से, तो यहाँ पे अटक जाएगा ना, तो इस पूरे को ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो यही है, ऊपर उठा दिया गया, वर्टिकल लिफ्ट हो गया। लिफ्ट मतलब ऊपर जाना, वर्टिकल मतलब सीधे 90 डिग्री पर। तो ये हो गया वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। सी मतलब समुद्री। कहाँ? पंबन द्वीप और मंडपम के बीच में। तो यहाँ से जहाज़ निकल सकते हैं, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ से जहाज़ निकलेंगे बड़े वाले। निर्माण किसने किया है? RVNL ने, रेलवे विद्युत निगम लिमिटेड। चूँकि रेलवे का ही है, पुल बना रहा तो रेलवे ही बनाएगा ना। ये रेलवे RVNL PSU है, लगभग 17 मीटर का ऊपर है ये। और यहाँ पर एक पहले से पुल बना हुआ था जो हो गया था काफ़ी पुराना, और वो बनाया गया था 1914 में, तो उसी की जगह पर ये नया पुल बनाया गया है। ठीक।
अब आगे चलते हैं हम लोग, पुल भी जान ही लिए क्या होते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर, आप लोग नंबर देख लीजिए क्या है। स्पेडेक्स मिशन। पिछले महीने हम लोग शायद मार्च में चर्चा किए थे। स्पेडेक्स का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। कौन कर रहा है एक्सपेरिमेंट? इसरो कर रहा है। एक्सपेरिमेंट में क्या है? एक तो स्पेस में होगा एक्सपेरिमेंट, इसके नाम से ही पता है। कहाँ होगा? स्पेस में। डॉकिंग क्या होता है? डॉकिंग मतलब जोड़ना। तो इस एक्सपेरिमेंट का पूरा मतलब क्या हुआ? दो सैटेलाइट को जोड़ना। किसको जोड़ेंगे? दो चीज़ें तो चाहिए। तो अंतरिक्ष में दो सैटेलाइट को जोड़ने की क्रिया को डॉकिंग कहते हैं। ठीक, जुड़ गए तो इसको अलग करना है। तो दो सैटेलाइट को अलग करना है तो उसको कहते हैं अनडॉकिंग। ठीक, सारा काम इस, जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ से छोड़े गए सैटेलाइट्स। अब ये सैटेलाइट मान लीजिए कि ये सैटेलाइट, सॉरी, एक ये सैटेलाइट हो गया, एक ये सैटेलाइट हो गया मान लीजिए। तो इन दोनों को आपस में अंतरिक्ष में जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत स्पीड से गति कर रहे होते हैं और इनकी गति होती एक ही दिशा में, दोनों इधर ही मूव कर रहे होंगे। तो दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ना भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इसके बारे में अब हम जानते हैं। इसको हमने लॉन्च किया था PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया था। PSLV C60 से लॉन्च किया था हमने दिसंबर में। इसका पहला डॉकिंग हमने करवा लिया है, ये दोबारा हमने परीक्षण किया गया है। पहली डॉकिंग हमने जनवरी में करवाई थी। डॉकिंग मतलब जोड़ा गया था, फिर अनडॉकिंग की गई। अभी दोबारा से हमने फिर से डॉकिंग की है अप्रैल में। इस वजह से ये न्यूज़ में है। मामला सिर्फ डॉकिंग और अनडॉकिंग का ही है। डॉकिंग होने के बाद क्या करते हैं कि पावर ट्रांसमिशन चेक किया जाता है कि एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट में पावर ट्रांसमिशन मतलब बिजली जा रही है या नहीं जा रही है। जा रही है तो इसका मतलब डॉकिंग ठीक से हो गई है। ठीक है, इसरो ने शुरू किया था। जो C60 से लॉन्च किया गया था 2024 में, उसमें लॉन्च लोकेशन थी हरिकोटा। हरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और उस साइट का नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि हरिकोटा में स्थित है, वहीं से लॉन्च किया गया था। ये जो दो सैटेलाइट्स हैं, इनके नाम थे इनके नाम भी रखे गए थे। नाम जैसे कि मिशन का नाम है SDX-01, SDX-02, ये इनके नाम थे। SDX-1 को चेजर कहा गया, SDX-2 को टारगेट कहा गया। इन दोनों का ही वजन 220 किलोग्राम का था और ये दोनों ही पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे थे। कक्षा कौन सी थी? लो अर्थ ऑर्बिट, LEO, लो अर्थ ऑर्बिट। अगर ऊंचाई स्पेसिफिक है तो 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये घूम रहे थे। अब हम, ये रहा आपका पृथ्वी, ये आपके दो सैटेलाइट्स, दोनों इधर घूम रहे हैं एक ही दिशा में। तो इसकी स्पीड हल्की से बढ़ा के और इसकी कम करके, धीरे से कम, चूँकि बढ़ेंगे आगे ही, तो रिलेटिव स्पीड से इनको धीरे धीरे आपस में जोड़ा गया। ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा जब हम स्पेस स्टेशन बनाएंगे। कहाँ पर? स्पेस में। उसका नाम हमारा होगा BAS, जो भारत सोच रहा है 2035 तक
बनाने के लिए। इसके अलावा और भी उपयोग होंगे, जैसे कि चंद्रमा से नमूने वापस लाना है या अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान में स्पेस में भेजना है, तो ये कुछ उसके लाभ होंगे। अब हम आते हैं लास्ट जो हमारा टॉपिक है BCCI। इसके बारे में आप लोग परिचित होंगे। इसने अनुबंध किया है, जो आप लोग जानते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ में? क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ में। और कौन से सेशन के लिए किया गया है? 2024 और 25 के लिए। सेशन इनका शुरू होता है अक्टूबर से और ख़त्म होता है सितंबर में। अनुबंध किया गया है, कितने खिलाड़ियों के साथ किया गया है, किस कैटेगरी में किया गया है, तो पहले तो पता हो किस टीम से किया गया। तो हुआ है पुरुष टीम के साथ। खिलाड़ियों की संख्या है 34। इन 34 खिलाड़ियों को किस किस कैटेगरी में लिया गया है, कौन से ग्रेड में लिया गया है? कैटेगरी, दैट इज ग्रेड। इन्होंने ग्रेड बांट रखे हैं चार ग्रेड में। 3 ग्रेड तो सबको पता है, हो सकता है चारों ही पता हों। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। सबसे टॉप ग्रेड है ए प्लस। ए प्लस में जो शामिल किए गए 4 खिलाड़ी, ए में है 6, बी में है 5, सी में है 19। खिलाड़ियों की संख्या कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमें अमाउंट ज़्यादा मतलब है। ए प्लस वाले जो खिलाड़ी हैं उनको एनुअली मिलेगा 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ वार्षिक का कॉन्ट्रैक्ट। ए कैटेगरी में है 5 करोड़, बी कैटेगरी में 3 करोड़, सी कैटेगरी में 1 करोड़। ए प्लस में 4 लोग हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। एक है रोहित शर्मा, दूसरा विराट कोहली, तीसरा जसप्रीत बुमराह, चौथा रवींद्र जडेजा। आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पर एक कंसर्न है अभी, पुरुष टीम का तो ये हो गया, महिला टीम का भी आया था पिछले महीने, हम लोगों ने पढ़ा था। उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे। उसमें भी 3 कैटेगरी केवल, ए बी सी। मतलब ए प्लस तो वहाँ है ही नहीं, तो ये असमानता दिखाई पड़ती है दोनों टीमों में, महिला और पुरुष के बीच में। जेंडर इक्वलिटी का मामला है, जेंडर इनइक्वलिटी का। ठीक है। ए कैटेगरी की महिलाओं को 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, बी कैटेगरी में 30 लाख, सी कैटेगरी में 10 लाख। देखिए कि यहाँ पर जो पुरुष खिलाड़ियों में जो सबसे नीचे स्तर पर है वो 1 करोड़ का है, यहाँ सबसे हाईएस्ट 50 लाख है। तो ये देखिए कितना अंतर है दोनों के बीच में। ये विषमता दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, जो आप नोटिस कर सकते हैं जेंडर इनइक्वलिटी के मामले की। इस तरह से हम द नेशनल ख़त्म करते हैं और इंटरनेशनल में फिर मिलते हैं।